अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक है? तो बेटा आप जानते हैं कि हमने मोशन एंड फोर्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे कोलिजन। इससे पहले मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूं अपने एजू राइज के प्लेटफॉर्म पर। आप यहां पर एंटी टेस्ट के लिए हमारे पास आए, आपने यकीन किया और इंशाल्लाह पहले की तरह हम पहले से बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह देंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। हम बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोलिजन और हमारा यूनिट है मोशन एंड फोर्स। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ फिजिक्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक पहले के टॉपिक्स की तरह बड़ा मज़ेदार होगा और आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको जब सीख लेंगे, शर्त यह है कि आपने इसकी प्रैक्टिस आज ही करनी है। जो असाइनमेंट आपको दी जाए वो आपने सॉल्व करके भेजनी है, कल तक आपने लाजमी भेज देनी है। तो अगर आप साथ साथ लर्निंग करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन शर्त क्या है कि आपने साथ साथ काम करना है। ये नहीं है कि जिस दिन टेस्ट है उस दिन आप पूरा यूनिट लेके बैठ जाएं। ज़्यादा बच्चे यही करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने समझना है कोलिजन है क्या। तो हम कोलिजन को डिफाइन करेंगे, इसको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी और असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे और आप कहेंगे सर दें हमें कोलिजन का कोई क्वेश्चन, हम अभी करके दिखाते हैं। और इंशाल्लाह एग्जाम में भी आप बड़े आराम से करके आएंगे। तो कोलिजन क्या होता है, आइए कोलिजन को डिफाइन करते हैं। So collision is an event in which an impulsive force acts between two or more than two bodies for a very short interval of time, which results in change of their velocities. तो बेटा कोलिजन क्या है? कोलिजन एक इंटरैक्शन है बिटवीन टू और मोर देन टू बॉडीज। सो जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो उनके इंटरैक्शन का टाइम इंटरवल जो है वो बहुत शॉर्ट है, ये आप नोट कर लें। कोलिजन में जो टाइम इंटरवल होता है कोलिजन का, वो आम इवेंट के टाइम इंटरवल से शॉर्ट होता है। इसको हम मजीद डिटेल में भी देखेंगे। और यहाँ जो फोर्स अमल कर रही होती है वो इम्पल्सिव फोर्स होती है, यानी एक लार्ज फोर्स एक शॉर्ट टाइम के लिए जब एक्ट करती है तो क्या होता है, जो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। रिजल्ट आपने याद रखना है क्योंकि रिजल्ट के ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल हैं। आपको जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो हमने करनी है यहाँ पे, और आपको जो एग्जाम में भी पूछा जाता है वो यही कहा जाता है कि दो बॉडीज टकराई हैं, पहले एक की वेलोसिटी इतनी थी दूसरे की ये है, टकराने के बाद फलां की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फलां की कितनी हो जाएगी। तो यही चीज़ें हमने सीखनी है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, हमने चेंज इन देयर वेलोसिटीज फाइंड करना है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको एक दफ़ा डिफाइन कर रहा हूँ। कोलिजन इज एन इवेंट इन विच एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर देन टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो रिजल्ट्स के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है बेटा। अभी हम कुछ की पॉइंट्स आपके लिए बनाए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन कोलिजन्स पार्टिकल में आर मे नॉट कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो याद रखिएगा कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होना लाजमी है, बाद औक़ात पार्टिकल्स अपनी फील्ड्स के थ्रू भी कोलाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the duration of collision delta t is negligible as compared to usual time interval of observation। यही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है वो बड़ा कम होता है, बहुत कम टाइम होता है वो। तो आम जो हम इवेंट्स को स्टडी करते हैं उनके कंपैरेटिवली कोलिजन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत
स्मॉल होता है, ये याद रखना है आपने। In collision, the effects of external non-impulsive forces such as gravity are not taken into account. जितनी भी non-impulsive forces हैं जैसे कि gravity है, तो collision को स्टडी करते हुए हम उन forces को लिफ्ट ही नहीं कराते, इग्नोर कर देते हैं। उनका जो इफेक्ट है वो हमारे फिनोमिनन के ऊपर इतना ज्यादा नहीं होता। तो आप देखेंगे हम ग्रेविटी वगैरह की जो फोर्सेस हैं उनको स्टडी नहीं कर रहे। The collision is in fact a redistribution of total momentum of particle। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को पल्ले बांध लीजिए। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन समझ लें आप कोलिजन की। कोलिजन है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि टोटल जो मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिस्पेंसिबल। मींस इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब है? एब्सोल्युटली नेसेसरी इन डीलिंग विद फिनोमेनन ऑफ कोलिजन। तो देखें, कोलिजन को स्टडी करते हुए कौन सा लॉ हमेशा वैलिड रहता है, कौन सी चीज हमेशा कंजर्व रहती है, तो वो है मोमेंटम। कोई भी कोलिजन हो, आप आगे जाके टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है, पार्शियली इलास्टिक हो सकता है, पार्शियली इनइलास्टिक हो सकता है। लेकिन कोई भी कोलिजन हो, तमाम कोलिजन्स के अंदर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। वो कौन सी है? वो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। देखिए, पार्टिकल्स आपस में मोमेंटम चेंज करेंगे लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। ये लास्ट 2 पॉइंट्स जो है ना, मैं आपको नोट करवा रहा हूं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। एक ये पॉइंट जो मैंने टिक कर दिया है कि कोलिजन क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम को हम कोलिजन कहते हैं। और कोई भी कोलिजन हो तो कौन सी चीज कंजर्व रहती है? मोमेंटम सिस्टम का जो है वो कंजर्व रहता है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। पार्टिकल्स आपस में मोमेंटम चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक का पहले काम था ज्यादा हो गया, ज्यादा वाले का काम हो गया, लेकिन ओवरऑल जो आपका सिस्टम है, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। ये आपने 2 पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं। ठीक है, कर लिए नोट? चले आगे चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पे जा रहे हैं। कोलिजन को आमतौर पे हम जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए बेटा, इनमें आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं इनको पढ़ते हुए। नंबर 1 आपने ये याद रखना है कि जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी और मोमेंटम थ्रू आउट कंजर्व रहेगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कंजर्व्ड। और आपके सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है। ठीक है, फिर यहां पर एक और पॉइंट नोट कर लें कि जो आप केसेस पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें जब पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो फिर सेपरेट हो रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ये इक्वल आएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन में जो पार्टिकल्स या बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, आफ्टर कोलिजन वो अपनी शेप और अपने साइज को भी रीगेन कर लेती हैं। तो ये भी पॉइंट नोट कर लें, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? रीगेन ऑफ शेप एंड
साइज पॉसिबल है। ठीक है जी। सो ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम का मोमेंटम थ्रू आउट कंजर्व रहे, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आए, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल हो, और जिसमें बॉडीज जो हैं वो आफ्टर कोलिजन अपनी शेप और साइज को रीगेन कर सकें, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में जी, तो इन इलास्टिक कोलिजन जो आपके पास है बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगा, पहली बात तो ये है कि रीगेन ऑफ शेप एंड साइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लें, नो रीगेन ऑफ शेप एंड साइज। नंबर 2 पे आप इसमें नोट करेंगे कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर नहीं आएगी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और फाइनल क्या हो गई है, कम हो गई है ड्यू टू सम लॉसेस। ठीक है, हीट लॉसेस वगैरह और बहुत से साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाना एंड अदर लॉसेस। इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कम आएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। ये सीधे सीधे एमसीक्यूज है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, ये आपने याद रखने हैं। लेकिन मोमेंटम क्या होगा, थ्रू आउट कंजर्व होगा, तो मोमेंटम इसमें भी कंजर्व है। वही बात जो हमने पहले की थी कि मोमेंटम हर किस्म के कोलिजन में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब हम चलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरफ। तो बेटा जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है आपके पास, इसमें नंबर 1 कौन सी चीज कंजर्व रहेगी, सोचें जरा, बताएं। जी, वेरी गुड। तो मोमेंटम इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तमाम कोलिजन में कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या है, कंजर्व रहा। इसमें भी आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है उसका बताएं कि वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगी, उससे कम होगी या ज्यादा होगी, सोचें जरा। तो बेटा इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है ये हम सोच लेते हैं। बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हम कहते ही उसको हैं जिसमें पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो वो स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं दोनों पार्टिकल कंबाइन हो जाते हैं। तो सेपरेट तो होते ही नहीं जो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालें। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0 है। ठीक है, और इसमें भी आप नोट कर लें, नो रीगेन ऑफ शेप एंड साइज होगा, नो रीगेन ऑफ शेप एंड साइज है। और इसमें भी आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, इसमें लॉस ज़्यादा आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी का। तो ये कोलिजन और उसकी टाइप्स का जो है वो थ्योरेटिकल हमने व्यू ले लिया, इसको स्टडी किया। ये सारे पॉइंट्स आपने थ्योरेटिकली याद रखने हैं। अगर कोलिजन की थ्योरी के बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे तो यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले जो फर्स्ट टाइप है इलास्टिक कोलिजन उसको पढ़ेंगे। सो इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने आपको जो पॉइंट नोट करवाए वो क्या पॉइंट्स है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, पहला पॉइंट। और ये तो मोमेंटम जो है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था ना कि ये तमाम किस्म के कोलिजन में क्या रहना है, कंजर्व रहना है।
और दूसरा पॉइंट क्या हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में नोट किया था कि सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। ये 2 पॉइंट्स आपने अपने पल्ले बांध लेने हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेके हमने आगे इक्वेशंस डेवलप करनी है और उससे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और जो रीगेन ऑफ शेप एंड साइज वगैरह, वो थ्योरी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। तो हम इलास्टिक कोलिजन इन 1D पढ़ेंगे, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में जो कोलिजन है वो इन 2 डायमेंशंस शामिल नहीं है। तो हमने 1 डायमेंशंस में पढ़ना है और हम पहले हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे। सो हेड ऑन कोलिजन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। बेटा ये देखें, ये जो आपके पास बॉल है M1 मैस की, ये पॉइंट उसका आप कह लें कि सेंटर ऑफ मैस है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मैस है। इन दोनों के सेंटर ऑफ मैस को एक लाइन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर बॉडीज जो हैं वो उस लाइन के पैरेलल मूव करें, जो लाइन जो है वो उनके सेंटर ऑफ मैस को ज्वाइन कर रही होती है, तो इस केस में हम कहते हैं कि उनका जो कोलिजन है वो हेड ऑन है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि बॉडीज मूव करें उस डायरेक्शन में, उस लाइन के लॉन्ग, उस लाइन के पैरेलल जो लाइन उनके सेंटर ऑफ मैसेज को कंबाइन कर रही होती है। सो फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस है M1 और ये मूव कर रही है U1 वेलोसिटी से, और दूसरी बॉडी हमारे पास है M2, ये M2 लिख लें इसको बेटा, ये M1 नहीं है, और इसकी वेलोसिटी है U2। अब ये बॉडीज जब आपस में कोलाइड करेंगी तो आपको पता कोलिजन क्या है। कोलिजन एक इवेंट है जिसमें इंपल्सिव फोर्स एक्ट करती है फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और रिजल्ट क्या होता है, वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। तो पहले M1 की वेलोसिटी U1 थी, अब कितनी हो गई V1, और M2 जो है, इसको भी M2 लिखें, M2 जो है इसकी वेलोसिटी पहले U2 थी, अब हमने इसको क्या कह दिया V2। तो सारा खेल है क्या, आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जाएगा कि ये बॉडीज की वेलोसिटी U1 है या U2 है, या इनकी कोई वैल्यूज दे दी जाएंगी, या किसी को रेस्ट में रख के दूसरे की वैल्यू दे दी, पूछा जाएगा कि जी V1 की वैल्यू बता दें या V2 की वैल्यू बता दें, ठीक। तो यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की तरफ हमने आगे मूव करना है। चलें अभी यहां पे हम पहली स्लाइड पे वापस आते हैं, और V1 और V2 जो है इसके लिए इक्वेशंस ड्राइव की हुई हैं आपके सिलेबस में। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूं कि आपने कैसे ड्राइव की थी। कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन वो कैसे ड्राइव हुई हैं थोड़ा सा बता के मैं मेन इक्वेशंस लिखूंगा और फिर हम उसकी जो है ना वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, ठीक है। सो आप देखें आपके पास जो कोलिजन है ये कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या होता है जी, कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होती है, फाइनल के बराबर होती है। तो हम एक इक्वेशन इसमें लिखते हैं, मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिखें फॉर मोमेंटम, तो आप लिखते हैं M1 U1 प्लस M2 U2, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम में 2 बॉडीज है ना, तो दोनों का मोमेंटम ऐड कर लें, M1 U1 प्लस M2 U2, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड होंगे। उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2। हम पहली इक्वेशन ये लिखते थे, दूसरी इक्वेशन आपने काइनेटिक एनर्जी की लिखनी है, ठीक है। वो क्या बनेगी, हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1
v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, वो मैं आपके सामने लिखता हूं, आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है u1, यहां लिख लेते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसमें जो u1 माइनस u2 है, इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब जा रही है, देखें ना, ये m2 है, ये m1 है, ठीक है। m1 किस तरफ जा रहा है, m2 की तरफ जा रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है। तो ये u1 माइनस u2 जो है, ये हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 अब कोलिजन होने के बाद ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको नोट करवाया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के क्या होती है, इक्वल होती है। अब आप सोचेंगे कि सर इधर तो u1 माइनस u2 लिखा है, उधर आपने v2 माइनस v1 लिख दिया है, ठीक है। सो बेटा ये u1 माइनस u2 मीन्स m1 अप्रोच कर रहा है m2 को, ठीक है। और v2 माइनस v1 में अब कोलिजन हो गया, अब वो सेपरेट हो रहा है, m2 से m1 क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और बुक्स में आपको इसको यूं माइनस कॉमन लेके यूं भी लिख के दिया हुआ है, v1 माइनस v2, लेकिन फिर हम इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, क्योंकि माइनस का साइन आ गया ना। लेकिन आप जो है ना वो सिर्फ ये वाला हिस्सा याद कर लें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होती है। अब ये हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम v1 और v2 के लिए इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। वो इक्वेशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लें, ये वाली मैं रेस कर रहा हूँ। तो इनकी जगह पे जो आपने इक्वेशंस लिखनी है वो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हमने v1 के लिए इक्वेशन बनानी है और v2 के लिए बनानी है। ये आपने ऐसी बनानी है जैसे मैं बना के दे रहा हूँ। v1 इज इक्वल टू, आगे आप एक लाइन लगाएं और प्लस का साइन लगा दें, एक और लाइन लगा दें, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब आप फर्स्ट टर्म जो है उसके साथ u1 लिखेंगे और सेकंड टर्म के साथ u2 लिखेंगे। मींस आप यहाँ पर u1 लिखें, यहाँ पर भी u1। सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या आएगा, u2, यहाँ पर भी u2। अब आप तमाम जो है वो आपके पास जो इक्वेशंस आप लिख रहे हैं, इनमें सबको नीचे m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दें। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये बस याद रखने का तरीका है। अगर आपने किसी और मेथड से याद रखा हुआ है तो वो ठीक है, ओके। तो सबको आपने m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया। अब v1 फाइंड करनी है, तो आप फर्स्ट टर्म के अंदर m1 में से m2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। m1 माइनस m2। और जो सेकंड टर्म है उसमें आप m2 के मैथ्स को डबल करके लिख देंगे। अगर आपने v2 फाइंड करनी है, ठीक है, अगर आपने v2 फाइंड करनी है तो सेकंड जो आपके पास पार्ट है वहां पे आप m2 में से m1 को माइनस करेंगे।
देखिए V1 फाइंड करना था, तो फर्स्ट टर्म में M1 में से M2 को माइनस किया, दूसरे में इसको डबल करके लिख दिया। अब V2 फाइंड करना है तो सेकंड टर्म में M2 में से M1 को माइनस कर देना है और फर्स्ट के मैथ्स को डबल करके लिख देना है। ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये इक्वेशंस आपने याद कर लेनी है। जैसे भी आप करें, आप अपने मेथड से कर सकते हैं। ये मैंने एक मेथड आपको दिया है कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मुझे इस तरह से आसान लगता है, मैंने इसी तरह से याद किया है। तो आप इसको याद करें, आगे फिर हमने इनको अप्लाई करना है। तो देखें, ये है वो रिजल्ट जिसको हमने शुरू में डिफाइन किया था कि कोलिजन का रिजल्ट क्या होता है। कोलिजन के रिजल्ट में कोलाइड होने वाली जो बॉडीज होती हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं, और आपको यही पूछा जाएगा ना, बाकी तो सारी नॉन वैल्यूज हैं। देखें, अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन बना के देखें, U1 गिवन, U2 गिवन, M1 गिवन, M2 गिवन, ठीक है, इसको आप M2 लिखें, इसको भी M2 लिखें। तो अननोन क्या है? सिर्फ V1 और V2। तो V1 और V2 ही आपसे पूछा जाना है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद होना जरूरी है। इस इक्वेशन को याद कर लिया, चलें अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। यहां पे देखें, एक बॉल है जिसका मास है 2 किलोग्राम, और ये हमें नजर आ रहा है कि ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और इसके आगे जो दूसरी बॉल है वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, जिसका मास जो है वो 3 किलोग्राम दिया हुआ आपको। तो आप देखें, हमारे पास ये जो 2 किलोग्राम वाली बॉल है ये पीछे से आ रही है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद ये जाके 3 किलोग्राम की बॉल के साथ टकरा जाएगी। टकराने के बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? बताएं भाई, V1 क्या होगा या V2 क्या होगा, यही पूछा जाएगा ना। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमें किया गया जी, तो आए बेटा अब प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको डायग्राम दिखाई गई है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम बॉल आफ्टर कोलिजन। ये हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल 3 किलोग्राम की है, दूसरी 2 किलोग्राम की है। 2 किलोग्राम की बॉल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है और ये 3 किलोग्राम की बॉल के साथ टकराती है जो कि चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड से। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम जो है बॉल जिसका मास है 2 किलोग्राम, बताइए इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी। तो V1 और V2 के लिए मैंने आपको इक्वेशंस याद करवाई थी। क्या थी वो इक्वेशन, जरा देखें। V1 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? V1 था, याद कर लें, आपने अभी तक अच्छी तरह याद नहीं की अभी तक आपने, ठीक है। चलें लिखें, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U2। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, बस ये आपको V1 की इक्वेशन याद होनी चाहिए थी और V2 की इक्वेशन भी याद करनी है, इन्हीं के ऊपर हमने क्वेश्चंस करने हैं। M1 कितना है? 2 किलोग्राम। M2 कितना है? 3, तो 2 माइनस 3, नीचे 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू U1 कितना है? 5 मीटर पर सेकंड प्लस 2M2, M2 कितना है? 3, 2 इंटू 3 ओवर M1 प्लस M2, तो 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम करेंगे तो कितना आएगा? 5 किलोग्राम। और U2 कितना दिया हुआ है? 2। तो आप इसे देखें, ये 5 के साथ कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, तो 12/5। एलसीएम ले लें तो -5 प्लस 12, तो 12 में से -5 को निकाल दें, क्या आया 7/5। तो राइट आंसर होना चाहिए इसका 7/5। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जी हमारा आंसर ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? चलें एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोलाइड इलास्टिकली, तो उनका कोलाइजन जो है वो इलास्टिक कोलाइजन है, तो दे कोलाइड इलास्टिकली विद वेलोसिटी v एंड 2v। तो ये v और 2v क्या है, ये इनकी u1 और u2 की वैल्यू है। जैसे इसको हम m1 और इसको m2 कहेंगे। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलाइजन, तो आपने v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, सो ये ऑप्शन है हमें दी गई, इनमें से हमने अपना आंसर ढूंढना है। तो हम पहले सिचुएशन बना लेते हैं। फर्ज करें कि ये बॉडी जो है ये m1 है, जिसका मास है m और जिसकी वेलोसिटी थी v। u1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, v दी हुई है, और m1 की वैल्यू m दी हुई है। m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m2, और u2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2v है। फाइंड क्या करना है आपने, v1 फाइंड करना और v2, यानी आफ्टर कोलाइजन इनकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो आइए कर लेते हैं। पहले आप इक्वेशन लिखें v1 के लिए, अभी हमने लिखी थी। तो क्या ख्याल है, इक्वेशन अगर याद होगी तो डायरेक्ट वैल्यूज ना लिखें। चलें अभी एक बार और इक्वेशन लिख ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू के साथ करेंगे। आपने याद करनी है, इक्वेशंस लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, इक्वेशन याद होनी चाहिए, डायरेक्ट उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी आनी चाहिए। तो v1 क्या था, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1, और आगे 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, इसमें वैल्यूज लिखते हैं। सो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m2 की 2m, तो m माइनस 2m, नीचे m प्लस 2m करेंगे तो क्या आएगा 3m, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, u1 क्या है v प्लस 2 इंटू m2 कितना है 2m है, तो 2 इंटू 2m करेंगे ओवर आपके पास m1 प्लस m2 करना है, m1 कितना है m और m2 कितना है 2m, तो ये भी 3m आ जाएगा। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, नोट कीजिएगा, यहां पर आपको एक चीज बताई गई कि दोनों बॉडीज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर एक की वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। यानी अगर हम u1 को पॉजिटिव लें तो u2 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है बेटा, सो आप यहां पर u2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, -2v। ये गलती करता है बच्चा, डेफिनेटली आप इसको गौर से देखेंगे, अगर आपको पता चल जाएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर u1 को पॉजिटिव लिया है तो फिर u2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर आप u2 को पॉजिटिव लेते हैं तो u1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ये गलती आपने नहीं करनी। आइए देखते हैं अब क्या बना, ये आपके पास v1 का आंसर बना m माइनस 2m, क्या आ गया -m ओवर
3m इंटू v प्लस 2 इंटू 2 4m, ठीक है, 2 इंटू 2 4m और इंटू 2 करें अगर आप आगे तो 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 8m ओवर 3m इंटू v। ओके हो गया बेटा। अब आप देखें जो कैंसिलेशंस होती हैं वो कैंसिलेशंस करेंगे। हम वापस ब्लैक कलर जो है वो ले लेते हैं, तो m के साथ कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये m भी m के साथ कैंसिल हुआ। अब आप इसको लिखेंगे माइनस v ओवर 3 माइनस 8v ओवर 3, एलसीएम लें 3 आ जाएगा, माइनस v माइनस 8v तो ऊपर हो जाएगा माइनस 9v ओवर 3, 3 को इसके साथ कैंसिल करें तो माइनस 3v। तो v1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3v, ठीक है। तो ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, माइनस 3v आ गई। अब हमने v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। उसके लिए हम इसको रेज करते हैं, पहले दोबारा v2 को इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे। तो आपके पास v2 क्या आ गया, तो v2 क्या बनता है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। अब आपने जस्ट वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास v2 क्या बनता है 2 इंटू m1, m1 कितना है m है, तो 2m ओवर m1 प्लस m2, m प्लस 2m क्या हो जाएगा, ये आपके पास m1 है, ये 2m m2 है, तो ये कितना आ गया 3m। u1 कितना था v प्लस m2 कितना है 2m, 2m माइनस m ओवर m प्लस 2m हो गए 3m हो गया। और u2 क्या लेना है नेगेटिव, मैंने बताया था ना कि ये ऑपोजिट जा रही हैं, तो अगर u1 को पॉजिटिव लेंगे तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगी उसको क्या लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 2v। सॉल्व करते हैं इसको, m के साथ कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/3v, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2m में से एक m को माइनस करें तो क्या आ गया m ओवर 3m इंटू v, m से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास हो गया 2/3v माइनस ये वाला 2 भी लिखना हमने, ये हम भूल गए हैं, 2m माइनस m क्या हो गया m, और साथ में ये v के साथ 2 है, ये ऐसे लिखना हमने। तो ये हो गया आपके पास 2v ओवर 3, तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए माइनस 3v और 0। ये हमने v1 की वैल्यू निकाली थी, ये आपने v2 की वैल्यू निकाली। तो देखें आपके पास ऑप्शन है जी, पहली ऑप्शन 3v 2v, ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें आपके पास 3v और 0 है, तो इसका आंसर होना चाहिए था माइनस 3v इंटू 0, माइनस 3v 0।
ठीक है, इंटू नहीं, -3v और 0, v1 -3v आया है और v2 0 आया है। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में 3v और 0 ही बनता है, तो राइट ऑप्शन हमारी बी होनी चाहिए जी। तो हमारा आंसर ठीक है, यहां पर आंसर जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। तो हमारे पास एक बॉडी है ए, उसका मास है 4m, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u collides with another body b of mass 2m at rest। अच्छा, जो आपके पास बॉडी है ए, उसका मास है 4m और वो u स्पीड से मूव कर रही है, वो बी बॉडी से जाके टकराती है जो कि रेस्ट में थी और जिसका मास है 2m। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, जो कोलिजन है वो हेड ऑन है और इलास्टिक है। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। तो जो बॉडी ए है, टकराने के बाद उसकी एनर्जी आपने बतानी है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी आपने बताना है कि कितना लॉस आया है। ठीक है, देखें इसको, ये ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से एक आंसर होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो आपके पास ये m1 है जिसकी वैल्यू है 4m और ये u1, और दूसरी बॉडी आपके पास उसका मास है 2m और वो रेस्ट पे थी। ठीक हो गया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी हो गई v2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने जो बॉडी A है उसकी एनर्जी के अंदर जो चेंज आई है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट आपने बतानी है। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बताना है, एनर्जी लॉस्ट नहीं बताना। ओके, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बताना है आपने। तो हमें इसकी एनर्जी पता होनी चाहिए। इनिशियल एनर्जी तो मैं अभी भी लिख सकता हूं, इसकी क्या आएगी, ए की इनिशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए, मैं ए के लिए लिख रहा हूं, तो क्या आएगी, हाफ m कितना है इसका 4m, वेलोसिटी कितनी है u1 का स्क्वायर। तो ये है, अगर हमें पता चल जाए कि टकराने के बाद इसकी कितनी है तो उसकी हेल्प से हम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकाल लेंगे। तो पहले हम v1 की वैल्यू निकालेंगे ना, वेलोसिटी पता होगी तो हमें पता चलेगा ना कि कितना एनर्जी में लॉस्ट है। तो v1 फाइंड करते हैं। v1 के लिए अब डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, मैंने पहले भी कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखना है, m1 माइनस m2। तो m1 कितना है 4m माइनस m2 यानी 2m ओवर, दोनों को ऐड कर ले 6m इंटू u1। ठीक है, प्लस u2 वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, क्योंकि u2 क्या है 0 है। तो ये आप लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, u2 के बगैर करेंगे। तो कितनी आ गई, ये आपके पास आ गया v1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2m ओवर 6m इंटू u1। तो ये आपके पास m से कैंसिल हुआ, तो v1 आ गया u1 बाई 3। ये देखिए कैंसिलेशन होके नीचे 3 आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई u1 बाई 3। तो अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, वो आ गई हाफ 4m
इंटू u1/3 का स्क्वायर, ये बन गई हाफ 4m u1 स्क्वायर ओवर 9। तो ये अगर आप गौर करें, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो सारी आपके पास यहाँ तक अगर देखें तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकालना है हमने, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस का फार्मूला क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस लिखें जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, इसको आप लिख लें जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, ये बराबर होता है डेल्टा के ओवर के, यानी डेल्टा के ई ओवर के ई इनिशियल। डेल्टा के ई को आप लिखेंगे के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल ओवर के ई इनिशियल। वैल्यू सेट करें तो कितनी है जी? अगर मैं इसको x कह दूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? x/9, ठीक है ना, ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आप लिखें x माइनस x/9 ओवर x। इसको सॉल्व करें तो ये 9x माइनस x हो जाएगा, 9x माइनस x, ठीक है, ओवर 9 ओवर x, ठीक है। तो 9x माइनस x क्या आ जाएगा? इधर लिख देता हूँ, देखिए 9x माइनस x क्या हो गया? 8x, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 8x ओवर 9x, x से कैंसिल हो जाएगा, 8/9 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 8/9। इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर आप नोट कर लें, ये आपके पास है ना 9x माइनस x, तो ये हो गया 8x, इधर आके इसको लिख दिया 8x। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, इसको हम अरेज करके दोबारा लिख लेते हैं। जी, तो ये आपके पास थी ना टर्म, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, ये ज़रा ख्याल कीजिए। 9x माइनस x क्या हो गया? 8x ओवर, ये डिनोमिनेटर में ले जाएं, 9x हो जाएगा, एक x के साथ कैंसिल हो, तो 8/9 जो है वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट आपका क्या था? 8/9। आइए देखते हैं आंसर। आंसर बिल्कुल यही है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम स्पेशल केसेस ऑफ हेड ऑन कोलिजन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे बुक में जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने बुक में रिजल्ट पढ़े हैं, वो रिजल्ट्स डायरेक्ट मैं आपको याद करवाऊंगा और उनको डायरेक्ट हमने यूज करना है, ठीक है। नो डेरिवेशन, सिर्फ जिस तरीके से मैं आपको कह दूं वो आपने वर्ड्स, वो लाइंस आपने याद कर लेनी है। सो हमारे पास पहला केस है हेड ऑन कोलिजन का, कि जब दो इक्वल मैसेज की बॉडी आपस में टकराती हैं, तो हमने ज्यादा क्या फाइंड करना होता है? टकराने के बाद की वेलोसिटी बता दें जी, ओके। सो कुछ रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने याद कर लेने, फिर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इतनी लंबी जो हम करते आए हैं, उसका शॉर्ट मेथड है। तो याद रखें, जब भी इक्वल मैसेज आपस में टकराएंगे तो वो आपस में वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे। इक्वल मैसेज ऑलवेज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो अब हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज आपको कहता है u1 मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और u2 मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकंड से। तो
तो बताएं टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, तो इंटरचेंज हो जाएंगी ना। v1 जो u2 के बराबर है, यानी जो पहले 2 के पास थी अब वो 1 के पास चले जाएगी, और 1 वाली 2 के पास। इंटरचेंज इसी को कह रहे हैं ना, आपस में एक्सचेंज हो गई। तो इसकी क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडीज ने वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली। अगर आप ये रिजल्ट याद रख लेते हैं एक लाइन, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं। देखिए कितनी कितनी लंबी डेरिवेशंस की हैं। पहले फार्मूले याद करो, फिर उनमें वैल्यू सेट करो, उनको कैलकुलेट करो, तो उस सारे से आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है ना। तो आपने ये लाइन याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अभी भूल जानी है आपने, जब मैं कहीं और थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछा, भूलेंगे तो नहीं ना, याद रहेगा। चलें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट और देखते हैं जी। केस 2 है कि दो बॉडीज हैं जिनके मैसेज इक्वल हैं, लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, u2 0 है। तो बताएं टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। आपको v1 पूछा जाएगा, तो ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसको आपने देखना ही नहीं है। आप पहली कंडीशन देखो ना बेटा, इक्वल मैसेज है तो लाइन याद रखें, इक्वल मैसेज ऑलवेज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो क्या होगा, तो जो u1 है वो v2 के बराबर हो जाएगी, और जो u2 है वो v1 के बराबर आएगी। फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम का जो बॉल है वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ एक बॉल है 3 किलोग्राम का रेस्ट में पड़ा, उसके साथ टकराता है, तो बाद में क्या वेलोसिटीज आएंगी भाई। अब ये रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, v1 क्या हो जाएगा 0, एक्सचेंज हो रही है ना वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट्स डायरेक्ट माइंड में रखने हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। इसकी भी लंबी डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन के केस में नहीं डालूंगा, आपने जस्ट एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, कि जब एक स्मॉल बॉडी मूव करती हुई आए और वो एक बहुत बड़ी बॉडी के साथ आके टकराए, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, जैसे आपकी बुक में भी दी हुई है कि आप एक स्क्वैश बॉल को एक दीवार के साथ कोलाइड करवाते हैं, हिट करवाते हैं। दीवार बहुत बड़ी है, उसका मैस बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम, और मैस ऑफ बॉल क्या है, कितनी को होगी, ठीक है, 1 किलोग्राम भी नहीं, आधा किलोग्राम भी नहीं, उससे भी कम। यानी जो बॉल 1 है उसका मैस बहुत कम है और बॉल 2 का मैस बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, जब वो बॉल जाके टकराएगी तो क्या दीवार हिलेगी, चलना शुरू कर देगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जो मैस 2 है वो पहले भी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में रहेगा। होगा क्या कि आपकी जो बॉल है वो टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है ना, यानी उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आपके पास जो v1 आना है, ठीक है, वो बराबर आएगा -u1 के। पहले अगर बॉल राइट की तरफ जा रही थी तो दीवार में से टकरा के लेफ्ट की तरफ वापस आ जाएगी, और जो आपके पास u2 है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास रेस्ट पे था, रेस्ट में रहेगा, तो v2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद हम एक और केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस केस पे जाने के बाद हम चारों केसेस को एक जगह पे नोट करेंगे, ओके। और
इन रिजल्ट्स को याद करके फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है फिर।